आज के इस वीडियो में हम संयुक्त राष्ट्र संगठन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस में भारत की क्या भूमिका रही है या भारत किस तरह यूएनओ से संबंधित रहा है उसके बारे में पढ़ेंगे। यूएनओ के स्ट्रक्चर फंक्शन सारी चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं। यूएनओ के पूरे स्ट्रक्चर के बारे में, मेन ऑर्गन्स या स्पेशलाइज एजेंसी, उसका पूरा या यूएनओ की क्या क्या भूमिका रही है दुनिया में, खासकर पीस कीपिंग या कोऑपरेशन बढ़ाने में। उसके अलावा हमारा इस लेक्चर में फोकस रहेगा कि भारत की यूएनओ के साथ क्या भारत की कितनी भागीदारी रही है यूएनओ की एक्टिविटीज़ में। तो सबसे पहले तो ये बात जानने की भारत स्वतंत्रता से पहले ही, क्योंकि यूएनओ की स्थापना 1945 में हो गई थी और हमें आज़ादी 1947 में ही मिली थी, लेकिन उससे पहले भी हम उसके ओरिजिनल मेंबर थे, सिग्नेचरी थे। एक संप्रभु देश के रूप में हमारा उसका मेंबरशिप मिली थी, क्योंकि उस टाइम पे ब्रिटेन जो था वो बड़ा ताकतवर देश था और उसको बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो ब्रिटेन ने अपनी जो कॉलोनीज भी थी उनको भी अलग मेंबर के रूप में सदस्यता दिलवा दी थी, जिसमें भारत भी था, कनाडा भी था, ऑस्ट्रेलिया भी था, तो और कई देशों को उसने दिलवाई थी। तो हमें एक तो आज़ादी से पहले ही आना कि डिसीज़न भारत की तरफ से हमारे जो शासक थे अंग्रेज़ वही लेते थे, लेकिन फिर भी एक अलग सदस्य के रूप में हमें मान्यता दी गई थी। तो इसलिए भारत जो है वो यूएनओ का ओरिजिनल मेंबर माना जाता है। और भारत ने जो पहले इसके जब हमने पढ़ा था यूएनओ का जो कैसे ये अस्तित्व में ओरिजिन आया, तो उससे पहले जो कई सम्मेलन आए थे और अंतिम सम्मेलन जो सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन था, उससे पहले भी जब इसकी डिक्लेरेशन की गई यूनाइटेड नेशंस की वाशिंगटन डीसी में, तो उसका भी भारत हस्ताक्षरकर्ता देश था ब्रिटेन की तरफ से। दूसरी तरफ था कि फिर जो अंत में जो हस्ताक्षर हुए इस संधि पर, बाद में 24 अक्टूबर को स्थापना हुई थी विधिवत रूप से, लेकिन उससे पहले जो सिग्नेचर हो चुके थे सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में अमेरिका में, तो 25 अप्रैल से जो 26 जून तक चला था और जब इस पर हस्ताक्षर हुए तो भारत उसमें हस्ताक्षर करता देश था। तो कहने का मतलब ये है कि जो 51 मेंबर माने जाते हैं इसके ओरिजिनल मेंबर, मूल सदस्य, उनमें भारत भी एक सदस्य था। अब भारत ने सभी अंगों में अपनी भूमिका निभाई, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका या सबसे ज़्यादा सक्रिय भूमिका जो भारत ने है वो जनरल असेंबली में उठाई है, क्योंकि जनरल असेंबली एक ऐसा मंच है जिसमें सभी देशों को बराबर की भागीदारी दी गई है। भारत ने उसमें जो विश्व के मुद्दे थे, जो तटीय विश्व के देशों के मुद्दे थे, जो गरीबी के, बेरोजगारी थे, या फिर जो रंग भेद की नीति के या उपनिवेशवाद से संबंधित या नव उपनिवेशवाद से संबंधित इकोनॉमिक इशूज़ थे, वो सभी को भारत ने जो है इस मंच पर उठाया था। क्योंकि उस टाइम पर भारत ने गुटनिरपेक्षता की पॉलिसी अपना ली थी और नेहरू के टाइम पर तटीय विश्व के देशों के नेतृत्व के रूप में भारत उभरा था और पूरे तटीय विश्व के देशों की आवाज़ उठाता था। इसके अलावा जहाँ कहीं भी भेदभाव होता था जो तटीय विश्व के देशों के साथ या डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ, तो भारत उसमें अपनी आवाज़ उठाता था। तो इसमें सबसे ज़्यादा एक्टिव भारत, पूरे इसमें यूएनओ में सबसे ज़्यादा एक्टिव जो आवाज़ उठाई वो जनरल असेंबली में उठाई है। एक तो भारत ने शुरुआत से ही, आज़ादी के बाद से ही डीकोलोनाइजेशन का, अपार्थाइड और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के जो इशू थे उठाने शुरू किए थे। जिम्बाब्वे में या फिर जो है साउथ अफ्रीका में, कई जगह जहाँ भी रंग भेद की नीति अपनाता था कोई देश, या बहुत सारे देश जब तक स्वतंत्र नहीं हुए थे, जब भारत स्वतंत्र हो गया था अफ्रीका और एशिया के बहुत, तो भारत ने उन देशों की आवाज़ उठाई और कहा गया कि जो इम्पीरियलिज्म है या कॉलोनियलिज्म है उसको समाप्त किया जाना चाहिए और सभी देशों को स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए। तो ये मुद्दे भारत ने शुरू में ही बड़े एक्टिव रहा था उस मंच पर, जनरल असेंबली के पर, और ये आवाज़ उठाता था। 1948 में जैसे कि हमें पता है कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हुआ, यानी कि मानव अधिकारों की घोषणा की गई थी 1948 में।
और उसका जो ड्राफ्ट तैयार किया गया था, उस ड्राफ्ट तैयार करने में भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारत की तरफ से डॉक्टर हंसा मेहता, मिसेस हंसा मेहता, जो एक गांधीयन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थी, उसने जो ये तैयार जो इंडियन डेलीगेशन था ह्यूमन राइट्स में अपना योगदान देने के, ह्यूमन राइट्स जो प्रपोजल तैयार किया गया, तो उसमें इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो भारत ने एक्टिव रहा सभी मंचों पर। फिर जो 1943 में जो चीफ डेलीगेट ऑफ इंडिया एट दैट टाइम, तो उस टाइम पे विजय लक्ष्मी पंडित जो थी, वो भारत की और दुनिया की भी पहली महिला थी जो जनरल असेंबली की जो है प्रेसिडेंट नियुक्त की गई थी। तो जनरल असेंबली की प्रेसिडेंट नियुक्त की थी। इसके अलावा इंडिया सपोर्टेड द स्ट्रगल फॉर टुवर्ड ग्लोबल डिसआर्मामेंट एंड एंडिंग ऑफ आर्म्स रेस। इसके अलावा भारत ने आज़ादी के बाद से ही कोल्ड वार के दौरान जो एक आर्म्स रेस शुरू हो चुकी थी, उसका भारत ने हमेशा विरोध किया और भारत ने कंप्लीट डिसआर्मामेंट का समर्थन किया और कहा कि ऐसी ट्रीटीज़ की जानी चाहिए जिससे दुनिया से हथियार बिल्कुल समाप्त हो जाए। विशेष रूप से जो न्यूक्लियर वेपन्स थे उनके कंप्लीट डिसआर्मामेंट की बात भारत ने की थी। और शुरुआत में जो पीटीबीटी संधि थी उस पर हस्ताक्षर भी किए थे, लेकिन एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए, सीटीबीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए, क्योंकि वो भेदभावपूर्ण संधियाँ थी, क्योंकि वो कंप्लीट डिसआर्मामेंट की बात नहीं करती थी। वो डिस्क्रिमिनेशन करती थी कि कुछ देशों को अधिकार देती थी कि हथियार रख सकते और दूसरे देशों को हथियार बनाने से रोकती थी। इसके अलावा इंडिया स्ट्रगल इन यूएन जनरल असेंबली फॉर द क्रिएशन ऑफ ए मोर इक्विटेबल इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। इंटरनेशनल इक्विटेबल, क्योंकि भारत ने इस बात को बड़े ज़ोर शोर से उठाया, खासकर जनरल असेंबली में, कि जो एग्जिस्ट सिस्टम है, एग्जिस्ट जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर है, वो जस्ट नहीं है, या वो उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो भेदभावपूर्ण है। और एक नया कॉन्सेप्ट आया था न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, और भारत ने और विकासशील देशों के साथ मिलकर नियो की मांग की थी, भी नियो की स्थापना की जानी चाहिए, और आज भी उसके लिए संघर्ष करते रहते हैं। इंडिया प्लेड अ रोल इन रिजॉल्विंग द स्टेलमेट और प्रिजन्स इन कोरिया स्वेज कैनल इशू, इंडो चाइना एक्सेट्रा। बहुत सारे इशूज ऐसे थे, जैसे कोरिया में जब उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की जो लड़ाई हुई 1950 में, तो उसके बाद जो प्रिजनर की समस्या थी, उनको अदला बदली जो करनी थी, उसमें भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वेज कैनल इशू पर जब ब्रिटेन फ्रांस ने मिस्र पर हमला कर दिया था, जब उसका नेशनलाइजेशन किया गया मिस्र द्वारा, उसकी इशू में, या इंडो चाइना, वियतनाम, कंबोडिया वगैरह में जो समस्या थी, तो उसमें भी भारत ने अपनी कहीं मध्यस्थता की भूमिका, कहीं विवाद को सुलझाने की भूमिका, तो अलग अलग इशू जो भी हुए उसमें भारत ने अलग अलग इशू में विश्व शांति स्थापित करने में अपनी तरफ से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब देखते हैं कि भारत के संविधान में जो आर्टिकल 51 है, वो यूएनओ के सारे प्रावधानों को सपोर्ट करता है कि हम इसी के अनुसार अपना शासन करेंगे, क्योंकि हमारा संविधान जब बनाया गया तो उस टाइम पर यूएनओ की स्थापना हो चुकी थी और यूएनओ से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी। खासकर हमारे प्रधानमंत्री को भी बहुत उम्मीदें थी कि यूएनओ जो है वो विश्व में शांति स्थापित करेगा, सहयोग स्थापित करेगा। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 51, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट, नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आते, उसमें भी ये प्रावधान लिखा गया कि हम इस बात को, इंडिया के कमिटमेंट को स्वीकार किया गया, हम इस बात के लिए कमिटमेंट करते हैं कि हम जो है टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, कि बाहर जो है वो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को प्रमोट करेगा, टू मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन और जस्ट रिलेशन मेंटेन रखेगा देशों के बीच में, टू फोस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी ऑब्लिगेशन इन द डीलिंग ऑफ ऑर्गेनाइज्ड पीपल विद वन अनदर। तो एक दूसरे के प्रति जो भी ट्रीटी जो हुई है, जो भी ओब्लिगेशंस है इंटरनेशनल लॉ के प्रति, वो सभी ओब्लिगेशंस को, सभी ट्रीटीज़ को भारत रिस्पेक्ट देगा, और इनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाय आर्बिट्रेशन एंड अदर पीसफुल मीन्स। और इसके अलावा जो भी विवाद होंगे, विवाद के सुलझाने के दो तरीके हो सकते हैं, एक शांतिपूर्वक हो सकता है, दूसरा युद्ध हो सकता है।
तो भारत हमेशा शांतिपूर्वक तरीकों का समर्थक रहा है कि जो भी विवाद हो, किसी भी तरह के हों, तो उनको शांतिपूर्वक तरीके से, पीसफुल मेथड से, नेगोशिएशन से, आर्बिट्रेशन से, इंटरनेशनल कोर्ट के माध्यम से, किसी भी तरीके से उनको सुलझाया जाना चाहिए बगैर युद्ध किए। अब सिक्योरिटी काउंसिल में, क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल में बहुत ज़्यादा भूमिका भारत की नहीं रह सकती, क्योंकि भारत आज तक 16 सालों तक ही, मतलब कुल मिलाकर इसका वो भी सदस्य रहा, वो भी नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में। 5 इसके परमानेंट मेंबर हैं, जैसा कि आपको पता है कि अमेरिका है, रशिया है, ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना, ये 5 परमानेंट मेंबर हैं जो हमेशा रहते हैं। और सिर्फ परमानेंट मेंबर ही नहीं, बल्कि उनको बहुत सारी एक्स्ट्रा पावर्स दी गई, वीटो पावर इनको दी गई है। इनकी सहमति के बिना कोई नया देश मेंबर नहीं बन सकता, इनकी सहमति के बिना कोई सिक्योरिटी काउंसिल कोई कार्रवाई नहीं कर सकती, इनकी सहमति के बिना सेक्रेटरी जनरल नहीं बन सकता। तो बहुत सारे इनको अधिकार भी दिए गए। परमानेंट मेंबर्स का सिर्फ ये नहीं कि वो सदस्य रहेंगे, बल्कि उन सदस्यों को अधिकार भी बहुत ज़्यादा दिए गए हैं। नॉन परमानेंट मेंबर को इतने अधिकार नहीं हैं, लेकिन फिर भी भारत ने नॉन परमानेंट मेंबर रहा है इसका 8 बार रहा, क्योंकि एक बार कई जो सदस्यता तो 2 साल के लिए होती है। और फिलहाल भी भारत 2021 में इसकी सदस्यता जो शुरू हुई है 2022 तक चलेगी, यानी कि 31 दिसंबर 2022 तक भारत जो सिक्योरिटी काउंसिल का सदस्य रहेगा। इसके अलावा भारत हमेशा इसका परमानेंट मेंबर बनने की कोशिश करता है। भारत का एक आर्गुमेंट रहा है कि हमारी इतनी बड़ी जनसंख्या, इतनी टेक्नोलॉजी में, इकोनॉमी में इतने संपन्न हो चुके हैं, परमाणु हथियार भी हमारे पास हैं, और अब यूएनओ का आकार भी बहुत बढ़ गया। जब 5 परमानेंट मेंबर बनाए थे, जब केवल 51 मेंबर्स थे यूएनओ के, लेकिन आज यूएनओ के मेंबर 190 से भी ज़्यादा हो चुके। तो ऐसी स्थिति में सिक्योरिटी काउंसिल का भी दायरा बढ़ाया जाना चाहिए, खासकर परमानेंट मेंबर्स का भी संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। तो एक ग्रुप बनाया है G4 के नाम से, जिसमें ब्राज़ील, जर्मनी, जापान और इंडिया, ये चारों मिलकर एक दूसरे की मदद करते हैं, इकट्ठी सदस्यता प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। वो कई मंचों पर आवाज़ उठाते हैं, हालांकि वो बात आज तक सुनी नहीं गई है और अभी संभावना नहीं। हालांकि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सभी देश, एक चाइना को छोड़कर सभी हमारी कई मंचों पर सपोर्ट कर चुके कि भारत को परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए। लेकिन इसमें कोई भी संशोधन होता तो इसमें जो परमानेंट मेंबर पहले से हैं, जिनको वीटो पावर है, उनको उनकी सहमति, सभी की सहमति आवश्यक। कई प्रपोजल दिए गए हैं भाई, हो सकता है नॉन परमानेंट में कोई तीसरी कैटेगरी बना दो जो परमानेंट मेंबर हों, बगैर वीटो के हों। हालांकि भारत इस तरह के भी भेदभाव को स्वीकार नहीं करता, वो चाहता है कि उसको परमानेंट मेंबरशिप मिले और विद वीटो पावर उसको दी जाए। तो भारत सिक्योरिटी काउंसिल में जो है रिफॉर्मेशन के लिए हमेशा सुझाव देता रहता है, प्रयास करता रहता है कि उसमें रिफॉर्म किया जाना चाहिए। और शुरू में सिक्योरिटी काउंसिल पर बहुत ज़्यादा भरोसा था यूएनओ पर, और जैसा कि हमें पता है कि प्रधानमंत्री नेहरू उस टाइम पर जो उस कश्मीर इशू को यूएनओ में सुरक्षा परिषद में उठाया था, लेकिन बाद में जब देखा सुरक्षा परिषद में कोल्ड वार की वजह से अपने अपने स्वार्थों में वो सही फैसला नहीं दे पा रहे, तो फिर मन उठ गया था। फिर ऐसा लगा था कि वहाँ पर, और फिर सिक्योरिटी काउंसिल ने काफ़ी प्रयास भी किए, बहुत ज़्यादा, कई कमीशन बैठाए, कई जांच आयोग भी बैठाए, लेकिन फैसला कोई नहीं हो पाया। जैसा कि हमें पता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर समस्या आज भी बनी हुई है। तो सिक्योरिटी काउंसिल में भारत एक्टिव भूमिका निभाता रहता है, और भारत के कश्मीर मुद्दे पर यूएसएसआर ने कई बार वीटो भी किया है कोई कार्रवाई होने से रोकने के लिए। इकोसोक, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जिसको एक तीसरा महत्वपूर्ण अंग है, आर्थिक व सामाजिक परिषद, इसका भी भारत मेंबर रह चुका है कई बार। तो पीछे भी, ये भी पिछले साल तक भी भारत इसका मेंबर था, और इसकी एक्सपायर हो चुका है अभी, इसके दिसंबर 2020 तक ये मेंबर था रहा है। संबंध मेंबर इसके होते हैं, बारी बारी से अलग अलग चुने जाते हैं जनरल असेंबली द्वारा, और इसके निर्णय इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल को हम अलग से पढ़ चुके हैं, जिसमें इसके निर्णय जो हो बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं। अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है पिछले साल ही,
वो क्या हुई है कि ये किसकी एजेंसी है, इकोसोक की ही एक बॉडी है, इसका नाम है यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर स्टेटस ऑफ वुमेन। तो इसमें भारत जो है वो इसका मेंबर चुना गया है और ये मेंबरशिप बात की रहेगी 2021 से 2025 तक। तो इसके लिए एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि चाइना भी इसके लिए प्रयास कर रहा था, लेकिन चाइना को ये सदस्यता प्राप्त नहीं हुई और भारत को ये सदस्यता प्राप्त हुई है। तो आर्थिक व सामाजिक परिषद के अंदर बहुत सारी स्पेशलाइज एजेंसियां भी आती हैं, जिसमें ILO है, WHO वगैरह कई एजेंसियां हैं जो इकोसॉक के अंडर काम करती हैं। भारत उन सभी एजेंसियों में बढ़ चढ़कर भाग लेता है। WHO के जो भी प्रोग्राम होते हैं या ILO के जो भी प्रावधान हैं उनके अनुसार कानून बनाता है। तो उन सभी एजेंसियों में, स्पेशलाइज एजेंसियों में और इकोसॉक में भारत हमेशा एक्टिव भूमिका निभाता रहा है। फिर एक महत्वपूर्ण अंग है इंडियन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। उसमें भी भारत अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का पूरा सम्मान करता है और उसके निर्णयों को मानता है। और भारत के जो कई व्यक्ति हैं उसमें जजेज भी रहे हैं। 1945 से आज तक 4 जो इंडियंस हैं वो उसके जज नियुक्त किए जा चुके हैं। तो एक तो नाम आता है सबसे पहले नगेंद्र सिंह का, जो 1985 से 1985 तो जो प्रेसिडेंट भी नियुक्त किए गए थे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के। इसके अलावा फिलहाल दलवीर भंडारी हैं जो इस कोर्ट के सदस्य हैं, जज हैं, आज भी हैं, इनका दूसरा टर्म भी पीछे बढ़ाया गया है। और एक रघुनंदन स्वरूप पाठक रहे हैं 1989 से 1991 तक। नगेंद्र सिंह का हमने बता ही दिया ये रहे थे। और एक सर बेंगाल राव जो 1952 से 53 में ये भी जज उसमें रहे थे। तो ये जजेज रहे हैं जिनकी भूमिका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में रही है भारतीयों की। कुछ इंडियंस इसके अलावा जो जजेज हैं उसके अलावा भी कुछ इंडियंस अलग अलग संस्थाओं में अपनी भूमिका निभाते रहे हैं। जैसे विजय लक्ष्मी पंडित का हमने देखा था कि जनरल असेंबली की ये प्रेसिडेंट बनी थी, पहली महिला अध्यक्ष जनरल असेंबली की भी रही हैं ये। इसके अलावा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और डॉक्टर राधाकृष्णन जो हैं वो यूनेस्को के चेयरमैन रहे हैं, जो इकोनॉमिक एंड साइंस काउंसिल जो है, इकोनॉमिक साइंस एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है। राजकुमारी अमृत कौर हैं, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की चेयरमैन रह चुकी हैं। सर VR सेन हैं, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। श्री कृष्ण राव हैं, ये जो लीगल कमेटी है जनरल असेंबली की उसके चेयरमैन रह चुके हैं। और होमी जहांगीर बाबा जो महत्वपूर्ण न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे वो एटम फॉर पीस कमीशन के चेयरमैन रह चुके हैं। तो इसके अलावा भी जैसे विनोद राय भी, पीछे से विनोद राय जो हमारे कैग भी रहे हैं और काफ़ी चर्चित रहे क्योंकि इन्होंने 2G घोटाले को एक्सपोज किया था। तो उनको UN पैनल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर का चेयरमैन बनाया गया है। शशिकांत शर्मा है, मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन बोर्ड ऑफ ऑडिटर जनरल बने हैं। तो इसके अलावा बहुत सारे, ये तो सिर्फ कुछ नाम हैं, इसके अलावा बहुत सारे भारतीयों ने कई महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हाँ, सेक्रेटरी जनरल अभी कोई भारतीय नहीं बन पाया है। सिर्फ एक बार भारत ने कोशिश की थी और शशि थरूर का नाम एक बार प्रपोज किया गया था कांग्रेस की सरकार के दौरान, लेकिन वो संभावना नहीं थी तो उसका नाम वापस ले लिया गया था। तो सेक्रेटरी जनरल अभी कोई भारतीय नहीं बन पाया है। इंटरनेशनल योगा डे 11 दिसंबर 2014 को बीजेपी की जो नई सरकार आने के बाद इस पर योगा पर ध्यान दिया गया और वहाँ की असेंबली ने अडॉप्ट कर लिया है 21 जून एज ए इंटरनेशनल योगा डे। तो आज भी UNO द्वारा जो है जो योगा डे, जो भारत का जो महत्वपूर्ण एक शारीरिक एक्टिविटी फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए एक एक्सरसाइज रही है जो शरीर को स्वस्थ रखती है, तो उसको अब मान्यता दी गई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और UNO में भी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में उसको मनाया जाता है। पीस कीपिंग फोर्सेस, वैसे तो बहुत सारी पीस कीपिंग फोर्सेस रही हैं UNO में भारत भेजता रहा है। तो अब तक कुल 60 से ज़्यादा मिशन हुए हैं और उन ज़्यादातर मिशनों में भारत की भूमिका जो है वो बहुत रही है। कुल 43 पीस कीपिंग मिशन जो हुए हैं जिनमें भारतीयों की भूमिका रही है। जो भारतीय अपनी सेना भेजता है, कोई मेडिकल सर्विसेज या और जो एक्स्ट्रा सर्विसेज जो दी जाती हैं पीस कीपिंग फोर्सेस के रूप में, तो उसमें भारत ने लगभग
1,60,000 सैनिक का कंट्रीब्यूशन रहा है इन 43 पीस कीपिंग मिशंस में, और कई पुलिस पर्सनल भी यानी कि पुलिस की सहायता भी दी गई है, डिप्लॉय किए गए हैं। और इनमें जो हैं 160 से ज़्यादा जो हैं वो भारतीय सैनिक मारे भी जा चुके कई ऑपरेशंस में। और पैरामेडिकल यूनिट्स टू फैसिलिटेट द विड्रॉल ऑफ द सिक एंड वाउंडेड। तो पैरामेडिकल यूनिट्स यानी कि युद्ध में जो घायल होते हैं या जो बीमार हो जाते हैं उनको मेडिकल जो असिस्टेंस देने के लिए भी हमारी फोर्सेस काफ़ी काम करती है, और इसके लिए काफ़ी सम्मान भी दिया जाता है इस मामले में इंडियन फोर्सेस को। और बहुत सारे जो मिशन हैं उनको अलग से जो पीस कीपिंग वाला पोर्शन देखें उसमें देखें कि कहाँ कहाँ किस किस मिशन में भारत ने अपने सैनिक भेजे हैं, जिसमें मुख्य रूप से कोरिया है, इंडो चाइना है, कांगो है, कंबोडिया है, सोमालिया है, रवांडा, ऐसे बहुत सारे मिशंस रहे हैं यूएनओ के जिसमें भारत ने अपनी सेनाएं भेजी हैं। फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन जितना, वैसे तो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन अमेरिका जैसे देश जो अमीर देश हो देते, लेकिन भारत का कंट्रीब्यूशन भी काफ़ी रहा है। लगातार भारत अपने हिस्से का जो है वो शेयर जो है वो जमा करवाता रहा है। तो 2019-21 के दौरान भारत ने कुल जो यूएनओ का कुल बजट था उसका 0.834% जो है वो योगदान भारत की तरफ से था, जिसमें भारत का शेयर 2019 में लगभग $25.5 मिलियन रहा है। भारत का शेयर इसमें कंट्रीब्यूशन इसमें रहा, क्योंकि देशों के कंट्रीब्यूशन से ही यूएनओ एक्टिविटी करता है या काम करता है। यूएनओ के पास अपना कोई टैक्स लगाने का या कोई और इनकम का सोर्स नहीं है, वो पूरी तरह से जो उसके मेंबर कंट्रीज हैं उन्हीं के कंट्रीब्यूशन के आधार पर वो काम करता है। और फाइनेंशियल क्या हमेशा कमी भी रहती है, क्योंकि देशों से जितना योगदान उसको मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता। एम्बेसडर नियुक्त क्या है? भारत एक परमानेंट मिशन हमेशा रहता है, क्योंकि जैसा हमने जनरल असेंबली में भी देखा था कि कोई भी देश अपने 5 रिप्रेजेंटेटिव भेज सकता है, तो भारत अपना रिप्रेजेंटेशन यूएनओ में परमानेंट रखता है। और करंटली जो है TN तिरुमूर्ति जो हैं वो भारतीय जो रिप्रेजेंटेटिव को लीड करते हैं। भारत का जो डेलीगेशन है यूएनओ जो परमानेंट है उसको ये लीड करते हैं, और भारत जो हमेशा यूएनओ से संपर्क हमारे देश का बना रहता है। और भी जो संगठन है जैसे WHO है, और जो ILO, उन सभी में भी भारत अपने प्रतिनिधि भेजता रहता है। तो इस तरह जो भारत जो है वो यूएनओ में एक एक्टिव मेंबर की भूमिका हमेशा निभाता रहा है, और विभिन्न मंचों पर अपने हित की भी और अपने जो डेवलपिंग कंट्रीज़ के इंटरेस्ट की बात भी या हितों की बात भी हमेशा उठाता रहा है। तो ये हमारा विश्लेषण था भारत की यूएनओ में भूमिका। धन्यवाद।